फिर हमने ठीक उसी तरीके से जैसे हमने फोर्स का सुपरपोजिशन पढ़ा था, ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लिखा जाता है वो होता है उन सबका वेक्टर सम। और इस पे बेस्ड एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आपको घर से करने के लिए दिया था। एक कोई चार्ज अरेंजमेंट था, एक कोई स्क्वायर था एल साइड का, जिसमें कुछ चार्जेस इस तरीके से रखे हुए थे क्यू माइनस टू क्यू और टू क्यू, और हमसे पूछा था फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना था। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों कि चार चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा वो चारों के कारण बन रहा होगा, और हमसे सेंटर पे पूछा है तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। सेंटर एक ऐसा पॉइंट हो गया जो कि सबसे इक्वल डिस्टेंस पर है, सबसे बराबर डिस्टेंस पर है, और कितनी डिस्टेंस पर अगर सारे चार्जेस से इसकी डिस्टेंस निकाले तो जो एल साइड का स्क्वायर होता है उसका डायगोनल जो होता है, अगर उसके डायगोनल को मेजर करें तो √2l होता है, और डायगोनल का हाफ यानी l/√2। तो सारे चार्जेस से जो डिस्टेंस मेरी होगी वो कितनी होगी, l/√2। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए मैं इन चार्जेस को नंबर दे देता हूँ। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे पहले हम सारों के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे कि किसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरफ होगा, किस पॉइंट चार्ज के कारण। क्या ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टुवर्ड्स दी चार्ज बनाते हैं। तो 1 मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बन रहा होगा वो अवे बन रहा होगा। तो E1 की डायरेक्शन अगर मैं मार्क करूं तो मेरी E1 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक इसी तरीके से E2 मेरा नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर मैं डायरेक्शन को मार्क करूं तो टुवर्ड्स होगी, ये मेरे E2 की डायरेक्शन होगी। अब बचा E3 फिर से एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स होता है, तो ये मेरे E3 की डायरेक्शन होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं E4 की डायरेक्शन मार्क करूं तो E4 एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, तो ये मेरे E4 की डायरेक्शन होगी। क्या देखा मैंने कि E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, E1 और जो है E3 एक ही डायरेक्शन में है, E2 और E4 एक ही डायरेक्शन में है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन स्क्रीन तो वो एक्चुअली आपके एंड पर भी रहता है बेटा, थोड़ा सा कनेक्शन जाता है तो स्क्रीन से। तो सुन पा रहे हैं, देखिए हमने इन सब की डायरेक्शन मार्क की, E1 E3 एक ही डायरेक्शन में आया, E2 और E4 एक ही डायरेक्शन में आया। अब अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो चार चार्जेस हैं इनमें से दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, Q का और -Q का, भले इनकी नेचर अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। इसी तरीके से 2Q और ये -2Q इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर। तो क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट की सारे चार्जेस से बराबर है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इन दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम एक साथ ही इनको कैलकुलेट करेंगे, जिन दोनों का सेम है उनको एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, E2 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा किसके, के Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L/√2 का स्क्वायर, L/√2 का स्क्वायर। और L/√2 का अगर आप स्क्वायर लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो हमने लिखा वो आ जाएगा 2KQ अपॉन L स्क्वायर, 2KQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे E3 और E4 का, तो E3 और E4 का मैग्नीट्यूड भी बराबर आएगा। E3 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E4 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा, यहाँ पर सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2KQ अपॉन L/√2 का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हटेगा √2 बन के ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 4KQ अपॉन L स्क्वायर। E3 और E4 का मैग्नीट्यूड ये आ गया, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब हमने देखा कि E1 और E3 एक ही डायरेक्शन में, तो अगर इनको हम जोड़ें तो इनका नेट सम क्या हो जाएगा, E1 3, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया। क्या ध्यान रखेंगे, E1 और E3 को हमें जोड़ना है, ये 4 है। हेलो, सुन पा रहे हैं बेटा, और ये मेरे पास 2 है, तो जो ये हमारे पास टोटल बन गया वो बन गया 6KQ अपॉन L स्क्वायर।
ठीक इसी तरीके से अगर मैं E24 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो भी मेरे पास आएगा 6kq/L²। और अगर इन दोनों की मैं डायरेक्शन देखूं तो E12 और E24 इनके बीच में जो एंगल मिला वो कितने का मिला, 90 डिग्री का। क्योंकि ये जो एंगल होता है दोनों डायगोनल्स के बीच में, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मेरे पास दो इक्वल वेक्टर हो गए जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ई नेट मेरा कितना हो जाएगा, ई नेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, जब दो इक्वल वेक्टर्स जो जिनमें 90 डिग्री का एंगल होता है उनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, √2 ऑफ एफ, यानी √2 मल्टीप्लाइड बाई 6kq/L²। तो ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। जो मेरा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो आएगा 6kq/L² मल्टीप्लाइड बाई √2। और क्योंकि ये इक्वल है, ये बराबर है, तो इसकी अगर मुझे डायरेक्शन मार्क करनी है तो ये मेरे ई नेट की डायरेक्शन होगी। जब दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल को बाइसेक्ट करता है तो बीच में से जाएगा और ये मेरे रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये एक हमने क्वेश्चन देखा सुपरपोजिशन पे। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप सब लोगों को। कोई प्रॉब्लम इसमें? सुपरपोजिशन हमने किया इलेक्ट्रिकल फील्ड का। आगे बढ़े बेटा। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल हम लेते हैं। एक बार मैं वापस से आपको म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी तरीके का लेते हैं और इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है हम एक सवाल लेते हैं जो कि थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होगा हमारा सवाल। कि हमें कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का दिया हुआ है। नेक्स्ट एक अरेंजमेंट हमें चार्ज का अरेंजमेंट दिया। आप सब लोग भी मेरे साथ ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दे रखी है 1 मीटर और इस पर कोई चार्ज अरेंजमेंट हमें दे रखा है। यहाँ पर रखा हुआ -1 कूलाम, यहाँ पर भी रखा हुआ -1 कूलाम और यहाँ पर रखा हुआ -2 कूलाम। और हमसे इसके सेंटर पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे, 1 मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंटर पर हमसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना। बच्चों फिर से हम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए, सुपरपोजिशन के लिए, हमें सभी इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर सम करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो हम तीनों को इससे ज्वाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली ये हो गया। और अगर आप इनको नंबर दे दें, इसको 1 नंबर मान लें, इसको 2 नंबर मान लें, इसको 3 नंबर मान लें, तो तीनों चार्जेस नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्जेस है इसका मतलब तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी चार्ज होगी। मतलब E1 की डायरेक्शन ये होगी, E2 की डायरेक्शन ये होगी और E3 की डायरेक्शन ये होगी। ध्यान से देखेंगे मैंने कैसे मार्क की डायरेक्शन। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा किधर होती है, टुवर्ड्स दी चार्ज होती है। तीनों चार्जेस मेरे नेगेटिव है तो E1, E2, E3 की डायरेक्शन मैंने इस तरीके से मार्क की, टुवर्ड्स दी चार्ज। अब हम इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड kq/r²। क्योंकि सेंटर पे मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो सेंटर पर मैं कहता हूँ कि सेंटर की डिस्टेंसेस तीनों वर्टिसेस से बराबर होती है। और जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस कितनी होती है बेटा, सेंटर की से कितनी होती है डिस्टेंसेस वर्टिसेस की? ध्यान है किसी को? L/√3 कितनी होती है, L/√3। यहाँ पर हमारे पास L का मतलब 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1/√3 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 1/√3 मीटर। अब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो ये दोनों चार्जेस बराबर है तो इनका मैग्नीट्यूड हम एक साथ लिख सकते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, E2 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा K × 1/1/√3 का स्क्वायर। और ये अपने पास बन जाएगा कितना, 3K। √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3K। ठीक इसी तरीके से अगर आप E3 का मैग्नीट्यूड लिखोगे
तो E3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, K इंटू 2/1/√3 का स्क्वायर, और ये फिर से 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 6K। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये हो गई कि हमारे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक 3K का फोर्स है, ये 3K का फोर्स है, और ये एक 6K का फोर्स है। अब ये तीनों फोर्सेस को हमें आपस में ऐड करना है, तो हमें वेक्टर एडिशन के बेसिस पर इनको ऐड करना पड़ेगा। इधर देखेंगे ध्यान से, मैं इस तरफ साइड में कर रहा हूँ कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। एक ये फोर्स है जिसको हमने 6K कैलकुलेट किया, एक ये फोर्स है जो कि 3K, और एक ये फोर्स है जो अगेन कितना है 3K फोर्स है। ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आपको वेक्टर एडिशन करना है तो कई तरीके वेक्टर एडिशन के हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे आसान तरीका अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एंगल आया, ये कितने का एंगल आया 120 डिग्री का। क्यों 120 डिग्री का आया, देखो एक बार मेन फिगर में फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये जो एंगल होता है ये कितने का आता है 120 डिग्री का एंगल आता है। तो मेरे पास ये दो फोर्सेज हो गए 3K और 3K, जो कि कितने पे काम कर रहे हैं 120 डिग्री। अब अगर ध्यान हो तो वेक्टर एडिशन जब मैं सिखा रहा था, जब मैंने रिवाइज कराया था वेक्टर एडिशन, और 11th क्लास में तो मैंने बहुत पर्टिकुलरली एम्फेसिस करके बताया था कि वेक्टर एडिशन के शॉर्टकट्स हमें ध्यान रखने होते हैं कि अगर दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आता है। मतलब 3K और 3K फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो भी 3K आएगा, और क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है तो वो बाइसेक्ट करेगा। तो मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं ये मेरा जो फोर्स था ये था E1, और ये जो मेरा फोर्स था ये था E2, तो E2 और E1 का अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं E12, तो ये मेरे पास आएगा 3K, और ये बाइसेक्ट करेगा जो है ये कितने पर जाएगा 60 डिग्री पर। तो अब मेरे पास एक 6K फोर्स इधर है और एक 3K फोर्स इधर है, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू E विल बी इक्वल टू 6K माइनस 3K, यानी कितना आ जाएगा 3K, कितना आ जाएगा 6K माइनस 3K इज इक्वल टू 3K, और जो यूनिट हमारी होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट हमारा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर डायरेक्शन मार्क करें तो ये रिजल्टेंट हमेशा किस वर्टिसेस की तरफ मार्क कर रहा है, जो नंबर 3 वर्टिसेस हमारा था उधर की तरफ। नेट 3K जो है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास आया। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे चलें। तो ठीक है, हम देखो इसी पे सुपरपोजिशन पे एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर वापस से मैं एक बार आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके का एग्जांपल हम इस पे करते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कई जगह पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई चार्ज अरेंजमेंट इस तरीके का हमें दिया हुआ है। इन अ चार्ज अरेंजमेंट एग्जांपल, इन अ चार्ज अरेंजमेंट arrangement charges of value equal to joule is placed at a clock of 1 meter radius. Find out electrical field at center. क्या कहा हमें कि एक कोई क्लॉक है जिसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी है, और उसमें जितने का ज्वेल मतलब जितना नंबर जहां पर है, जैसे 12 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर 12 कूलम का चार्ज रख दिया, 6 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर 6 कूलम का चार्ज रख दिया, 3 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर 3 कूलम का चार्ज रख दिया। ऐसा चार्ज अरेंजमेंट बनाया हुआ है, और हमसे पूछा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। क्या है, देखो सवाल फिर से एक बार समझते हैं, डायग्राम में बनाता हूँ उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक में 1 मीटर इस क्लॉक की रेडियस है, और इस क्लॉक में जहां जो नंबर है वहां उतना ही चार्ज रखा हुआ है। हम जानते हैं क्लॉक में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर जो होता है वो 3 होता है, और यहाँ पर जो होता है वो होता है 9, फिर 3 के बाद ये होता है आपका 4, ये 5, ये 6 के बाद 7, और ये 8, ये 10, और ये 11, और ये 1, और ये 2।
ये हमारे पास क्लॉक होती है। हमें कहा कि जहां जितने का ज्वेल है उतना ही चार्ज रखा हुआ है, मतलब 12 पर 12 कूलाम रखा हुआ है, 6 पर 6 कूलाम रखा हुआ है, 5 पर 5 कूलाम, 4 पर 4 कूलाम, और इस तरीके से चार्ज अरेंजमेंट। और सेंटर पर, इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। रेडियस हमें जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रेडियस को हमें क्या दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ, मतलब हर एक चार्ज जो पॉइंट सेंटर है उससे कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्या करेंगे, देखो सब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहे होंगे, हम अगर इसको मिलाएं तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि हर जो नंबर है उसके सामने जो नंबर होता है उन दोनों में 6 का डिफरेंस होता है। जैसे 12 के सामने 6 है, 9 के सामने 3 है, ऐसे ही 10 के सामने जो आएगा वो 4 आएगा, और 11 के सामने जो आएगा वो 5 आएगा। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये सारे नंबर हैं, हर एक नंबर इस तरीके से मिला हुआ होता है कि उसके सामने वाले नंबर से उसमें डिफरेंस जो होता है वो कितने का होता है, 6 का होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करें तो 12 वाले के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा और 6 वाले के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को के अपोजिट होने के कारण एक दूसरे में से कट जाएंगे। और इसका अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 12 के क्यू क्या होगा, देखो अगर हम लिखें इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू 12 कूलाम कितना होगा, 12 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये किसके कारण आया, E12 आया, कितना आ जाएगा 12 के। और ऐसे ही E6 निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 6 के अपॉन 1 का स्क्वायर यानी 6 के। और क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो इनका नेट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 के। तो मैं ये कह सकता हूं कि आमने सामने वालों को जब भी मैं कंसीडर करूंगा तो बड़े में से छोटे को घटाने के बाद मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, 6 के का। ध्यान से सुनते चलेंगे, देखो कई लॉजिक इसके अंदर बैठे हैं, अगर कहीं भी मिस करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। कि आमने सामने वालों को जब मैंने कंसीडर किया, इसके कारण 12 के बना इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके कारण 6 के बना इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों को एक दूसरे से को मैंने माइनस किया, बड़े में से छोटे को घटाया, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों के कारण, जो मैं हरे से मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों के कारण मेरे पास इधर आया। ठीक इसी तरीके से जब मैं 11 और 5 को लूंगा तो मेरा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आ जाएगा 6 के, 10 को और 4 को लूंगा तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आ जाएगा, 3 को और को लूंगा तो इधर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 6 के आ जाएगा, और 2 को और 8 को लूंगा तो यहाँ ये आ जाएगा, और 1 को और 7 को लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब मेरे पास टोटल 12 चार्जेस थे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहे थे, और मैंने उनको दो दो के पेयर में उनका फैसला कर लिया आपस में, तो मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गए, जो कि हर एक की वैल्यू कितनी है, 6 के है। अब जो मेरे पास दो नंबर होते हैं, जो मेरे वॉच के अंदर दो नंबर होते हैं, घड़ी के अंदर जो दो क्लोजेस्ट नंबर होते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है। तो टोटल 360 डिग्री होता है, 12 जो है मेरे पास नंबर लिखे होते हैं, तो 12 को अगर मैं 360 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आता है वो 30 डिग्री आता है। तो हर एक के बीच में कितने का एंगल है, 30 डिग्री का। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये मेरे कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ कि मेरे पास एक ये है 6 के, फिर उसके बाद एक ये वाला है 6 के, इनके बीच में 30 डिग्री पर एक 30, फिर वापस 30 डिग्री, ये भी 6 के, ये भी 6 के, फिर यहाँ पर 30 डिग्री पे 6 के, और यहाँ पर फिर से 6 के। ये टोटल मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड बच गए 1 2 3 4 5 और 6। जो 12 का मैंने हिसाब किया उसमें मेरे 6 इलेक्ट्रिकल फील्ड ये बचे हुए हैं, 6 के जो कि 9 और 3 के कारण है, 6 के जो कि 12 और 6 के कारण है, ये वाला 6 के जो कि 11 और 5 के कारण है, ये जो कि 10 और 4 के कारण है, ये वाला जो कि 2 और 8 के कारण है, ये वाला जो कि 1 और 7 के कारण। अब इन 6 का मेरे को हिसाब करना है। अब इनको 6 को जोड़ने के लिए, इन 6 का वेक्टर सम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं दो एक्सिस मान लेता हूं, एक ये एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मैंने मान ली मेरी क्या है, वाई एक्सिस है। और हर एक के मैं कंपोनेंट बनाकर पहले एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेता हूँ, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं एक जो है दोनों का जो मेरे को पता लग जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं लिख सकता हूँ E(x² + E(y² का अंडर रूट। तो बेसिकली हम कंपोनेंट्स बनाकर जोड़ेंगे। हमने जब वेक्टर पढ़े तो हमने कहा था जब बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो कई बार हम कंपोनेंट्स बनाकर भी जोड़ते हैं। तो ये सिचुएशन हुई बेटा, कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है ही, हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिख रहे हैं, ये पूरा खुद एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया 6 के प्लस
इसका बोलो, ये 30 डिग्री एंगल है, इसका यहाँ पर जो मेरा कंपोनेंट आएगा इस 6K का कितना आएगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, कितना कंपोनेंट आएगा? फटाफट बताएंगे एक बार सब लोग, कितना आएगा कंपोनेंट? 6K cos 30। वेरी गुड, 6K cos 30 डिग्री। क्या इसका भी कंपोनेंट यहीं पर 6K cos 30 आएगा, जो इधर 30 डिग्री पर है बेटा? आएगा। तो ये 6K cos 30 प्लस 6K cos 30 दो बार मेरे पास आएगा। ठीक इसी तरीके से देखो, मेरे पास ये जो cos 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, इसका कंपोनेंट अगर आपको इसके लॉन्ग बनाऊंगा तो क्या आएगा? 6K cos 60 डिग्री। और ठीक इसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट क्या आएगा? 6K cos 60 डिग्री। तो मेरे पास हो गया दो 6K cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 6K cos 60 डिग्री। तो मैंने सबके कंपोनेंट बना दिए, ये पूरा अलोंग एक्स एक्सिस ही है, इसका मैंने कंपोनेंट बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो ये टोटल मेरे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर से इसको जोड़ लेते हैं एक बार बेटा, 6K cos 30 डिग्री, 6K, अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं हम। देखो ई एक्स इक्वल हो गया किसके? 6K प्लस ट्वाइस ऑफ 6K, दोनों cos 30 डिग्री वालों को एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस ट्वाइस ऑफ 6K cos 60 डिग्री। ये हुआ। वैल्यू प्लेस करते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू 6K प्लस 2 इंटू 6K इंटू cos 30 डिग्री की जगह लग दिया √3/2 प्लस 2 इंटू 6K cos 60 डिग्री की जगह लिख दिया 1/2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 6K और 6K आपस में जुड़ के 12K बन गया। तो ई एक्स मेरे पास जो नेट आ गया, ई एक्स कितना आ गया? 12K प्लस ये हो गया मेरे पास 6K√3, 6K√3। ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। अब वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं कि वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, जिनके हमने एक्स कंपोनेंट बनाए थे, इसका हमने इधर एक्स कंपोनेंट बनाया था, तो इसका वाई कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी वाई कंपोनेंट इधर आएगा। 6K साइन 30 डिग्री, 6K साइन 60 डिग्री, इसका 6K साइन 30 डिग्री, 6K साइन 60 डिग्री। तो कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखो, देखो ये इन दोनों का, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल होगा। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल होने से मेरे पास वाई डायरेक्शन में इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन चारों का। इसका कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। अकेला वाई डायरेक्शन में मेरे पास सिर्फ क्या बचा? 6K। तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखना बहुत आसान है बेटा। वाई डायरेक्शन में मेरे पास नेट क्या हो जाएगा? ई वाई विल बी इक्वल टू 6K। तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए। एक्स डायरेक्शन में मेरा 12K प्लस 6K√3 आया, वाई डायरेक्शन में 6K आया। अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना है, तो नेट फील्ड जो मेरा हो जाएगा, नेट फील्ड विल बी इक्वल टू, ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपने घर पर एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों कंपोनेंट हमने निकाल दिए, फिर से ध्यान रखेंगे। ई वाई हमारे पास ये आया, ई एक्स हमारे पास ये आया, दोनों को हम